Hello everyone, so welcome to my channel Classroom Sathi. I hope you all are fine and doing great. So बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर होगा, हमारी जो क्लास होगी वो हमारी थर्ड क्लास होगी एंड दैट विल बी ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, उन वर्ड्स का एक सेपरेट मीनिंग होता है। तो क्या होता है उसका मीनिंग, एक एक करके हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होते हैं, अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हमने कहा था कि ऐसा क्या क्वालिटीज रहेगी जिससे हमारी अकाउंटिंग बेस्ट दिखेगी, हमारी अकाउंटिंग बेस्ट होगी, है ना। इसके अलावा बुक कीपिंग क्या होती है हम लोगों ने देखा था, उसको भी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज अकाउंटिंग टर्म से हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग, तो अकाउंटिंग के लिए हमें बिजनेस की जरूरत होती है। तो चलिए हम लोग एक बिजनेस खोलते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारी जो स्टोरी है, हमारी कहानी ऐसे शुरू होती है कि हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कैसा बिजनेस स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस की बिजनेस है हमारी, जैसे मोमोज होता है वैसे ही हम लोगों ने भी एक मोमोज की बिजनेस की है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हमारा मोमोज जो होगा उसमें एक डिफरेंट बात होगी। क्या होगी, मोमोज का हमारा बिजनेस है, बिल्कुल मोमोज सबको पसंद होती है, बट हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, मैंने एक मोमोज का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, और ये जो मोमोज का बिजनेस है इसमें मैंने एक आइडिया, एक क्रिएटिविटी क्या डाली, जो कि सबको पता है इतनी भी क्रिएटिव नहीं है। खैर, तो मैंने क्या किया कि डिफरेंट फ्लेवर्स के मोमोज बनाने मैंने डिसाइड किए। ठीक है, कि मैं कस्टमर्स को डिफरेंट मोमोज बनाऊंगी। जैसे मैंने चॉकलेट मोमो सोचा कि चॉकलेट मोमोज बनाएंगे, चॉकलेट मोमोज। फिर मैंने सोचा कि थोड़े स्पाइसी मोमोज होंगे। ठीक है, और एक होंगे स्टीम्ड मोमोज, फ्रेश स्टीम्ड मोमोज। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, तो चॉकलेट मोमोज बनाने के लिए हमें चॉकलेट चाहिए होता है। तो ये चॉकलेट जो है वो मैंने सोचा कि मैं पर्सन ए से, वो बेस्ट क्वालिटी का चॉकलेट देता है, मैं उससे खरीदूंगी, पर्सन ए से चॉकलेट खरीदूंगी। ठीक है, स्पाइसेस, तो पर्सन बी जो है वो बेस्ट क्वालिटी का स्पाइसेस देता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उससे स्पाइसेस खरीदूंगी। ठीक है, और सी जो है वो क्या करता है, स्टीम्ड मोमोज मैं उससे जाके खरीदूंगी। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं मोमोज नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ मोमोज लाके बेचूंगी। ठीक है, मुझे बनाना नहीं है, मैं स्टीम्ड मोमोज इसके यहाँ से लाऊंगी और बेच दूंगी, और अगर उसमें स्पाइसेस डालना होगा तो इससे स्पाइसेस खरीदूंगी, स्पाइसेस ऐड करूंगी, चॉकलेट मोमो बनाना हो चॉकलेट ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने इन लोगों से खरीदने का डिसाइड किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आई एम द ओनर। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है अकेले, खुद से, कोई पार्टनरशिप नहीं, किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो मैं हुई ओनर, फर्स्ट टर्म आपका हुआ ओनर। ओनर कौन होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, जब बिजनेस अकेले ने वो स्टार्ट करेगा तो इसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, यानी मैंने अपना बिजनेस अकेले शुरू किया। अगर ये अपने और भी दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करता पार्टनरशिप में, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो बिजनेस को शुरू करता है वो होता है ओनर। अगर वो अकेले बिजनेस को शुरू करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाएगी, अगर वो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर शुरू करेगा तो वो हो जाएगी पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, 3 टर्म्स देखे हम लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो ओनर है ये किस में डीलिंग कर रहा है, मोमोज में। ठीक है, ये क्या बेच रहा है, मोमोज बेच रहा है। तो ये जो चीजें बेचेगा, जिन चीजों में बिजनेस होगा, बिजनेस का लेन देन होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं उसे,
गुड्स, ठीक है। तो ये जो गुड्स है वो क्या चीज है, गुड्स। गुड्स क्या होती है, वो चीजें, दोज थिंग्स विच वी डील इन आवर बिजनेस, वो चीजें जिनका ट्रांजैक्शन, जिनका डीलिंग हम अपने बिजनेस में करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा गुड्स। क्लियर? चलो अब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को थोड़ा इरेज करते हैं। ये हो गया गुड्स। चलो उसके बाद हमें देखना है कि हमें, ओनर ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के लिए उसने बिजनेस तो शुरू किया, तो उसके लिए उसे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। इन्वेस्टमेंट के बिना तो बिजनेस होगी नहीं। सपोज उसने क्या किया, उसने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, 5 लाख रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 5 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें की उसने, जमीन खरीदा, शॉप इंस्टॉल किया, रॉ मटेरियल्स खरीदे, बहुत सारी चीजें की, तो उसने 5 लाख इंस्टॉल किया। अच्छा, अब उसने जो भी लगाया पैसा, उसमें सारी चीजें तो हो गई, लेकिन जो इन लोगों को, जब इन लोगों से जो रॉ मटेरियल्स खरीदे थे उसके लिए उसके पास पैसे नहीं बचे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने किसी फ्रेंड से थोड़े उधार लिए। कितने उधार लिए भाई? 2 लाख रुपए उसने उधार लिए फ्रेंड से, ठीक है, उधार लिया यानी क्रेडिट लिया। चलो उधार यानी क्रेडिट, ठीक है। अब इस बिजनेस में टोटल कितने पैसे लग गए? 7 लाख। ओके, तो मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो मेरा क्या हो गया, वो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो 2 लाख रुपए उसने उधार में लिए हैं वो क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब मैम लाइबिलिटी क्या होती है, ये तो बहुत ही न्यू थिंग बता दिया आपने, ये कौन सी चीज है? तो बच्चों लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, बोझ, ठीक है। यानी आपके पास, आपने जो पैसे लिए हैं 2 लाख रुपीस अपने फ्रेंड से, आपको उसे वापस लौटाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट करके भूल जाओगे, आपको उसे वापस लौटाना है ना 2 लाख रुपए। तो कैसे वापस लौटाओगे? आपको टेंशन लगा रहेगा कि कैसे मैं बिजनेस का प्रॉफिट जनरेट करूं, कैसे कुछ दिन जाए और मैं उससे उसका पैसा लौटा दूं। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं अपने किसी भी काम के लिए, तो हमें एक टेंशन लगा रहता है कि यार कब मैं उसका पैसा लौटा दूं, कब उसका पैसा लौटा दूं। करते हैं हम अपना पैसा जल्दी से दे देना चाहते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे हम क्या लिखेंगे एग्जाम में अगर आएगा, व्हाट इज द लायबिलिटी, तो इट इज द ऑब्लिगेशन टू पे। यानी ये पे करना ही, इसे चुकाना ही हमारा दायित्व है। जो चुकाना हमारा दायित्व है वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है। अच्छा, तो ये 7 लाख क्या है मैम फिर, है ना? ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एसेट। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है मैम? एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी। ये जो 5 लाख का कैपिटल है, इसमें लैंड एंड मशीनरी है, उसके ये सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, यानी बिल्डिंग जो खड़ा किया, उसके बाद हमारा जो जमीन है वो है, उसके बाद शॉप होगा, ठीक है। ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। उसके बाद जो भी सिस्टम इंस्टॉल किया हम लोगों ने, ओवन खरीदा, स्टीम गैस खरीदी, उसके बाद बहुत सारी स्पाइसेस खरीदी, ये सभी चीजें जो हैं वो क्या होंगी, 2-3 महीने में खराब हो जाएंगी या क्या हो जाएंगी। अगर मेरा बिजनेस बंद भी हो जाता है तो भी इसको बेचकर मैं क्या करूंगी, उससे पैसे कुछ अर्न कर लूंगी। दैट मीन्स ये सब क्या है, मेरे बिजनेस का एसेट है, यानी ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस तो एसेट, एसेट यानी एसेट्स आर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स वो वस्तुएं होती है, वो संपत्ति होती है, ठीक है। कैपिटल क्या है, पूंजी, इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट करा,
लाइबिलिटी क्या है, आपको चुकाना है, आपके ऊपर टेंशन है, आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर दायित्व है, आपको चुकाना है, जितनी जल्दी चुका दोगे उतना अच्छा। एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी ये आपको लंबे समय तक प्रॉफिट देती ही रहेंगी। अगर आपके बिजनेस में लॉस भी होता है तो भी आपको प्रॉफिट देती ही रहेंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ कुछ टर्म्स पढ़े, एक बार रिविजन कर लेते हैं। ये है ओनर, जिसने अकेले ने अपना बिजनेस शुरू किया है। जो बिजनेस शुरू करेगा वो होगा ओनर या प्रोप्राइटर। अगर वो अकेले शुरू करेगा तो सोल प्रोप्राइटर, अगर अपने पार्टनर्स के साथ करेगा तो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगी। जो भी बिजनेस में जिस मेन चीज के ऊपर डीलिंग होती है, अगर मेरे पास कपड़े का बिजनेस है तो टेक्सटाइल क्या होगा, मेरा गुड्स हो जाएगा। अगर मेरे पास क्या है, मोमोज का बिजनेस है तो मोमोज मेरा गुड्स हो जाएगा। अगर मेरे पास पानी पूरी का बिजनेस है तो पानी पूरी मेरा गुड्स हो जाएगा। अगर मेरे पास कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर मेरा गुड्स हो जाएगा। तो जिस चीजों में हम लेन देन करते हैं वो हमारा गुड्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कुछ कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा कैपिटल होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ एक और चीज आप लोगों को पता है ना, 5 लाख प्लस 2 लाख किया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो ये क्या है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हम लोगों ने टर्म्स के साथ साथ एक बेसिक इक्वेशन भी सीख लिया। वो क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। कैपिटल और लाइबिलिटी को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, हमेशा एसेट मिलता है। क्या मिलता है, एसेट मिलता है। कैपिटल भी लाइबिलिटी ही होती है, कैपिटल को भी हम लाइबिलिटी साइड में ही लिखते हैं और दोनों को जोड़ने पे हमें एसेट मिलता है। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट जो कि हम अपने बिजनेस में करते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है, जो हमारा बोझ है, हमारा दायित्व है, जिसे हमें चुकाना है, हमें टेंशन लगा हुआ है, हमें चुकाना है इसको। ठीक है, लाइबिलिटी। और एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी लॉन्ग टर्म में जो हमें फायदा पहुंचाती है वो हमारी एसेट्स हो गई। क्लियर, टर्म क्या होगा, चलो उसको देखते हैं। मान लीजिए ओनर जो है यानी मैंने क्या किया, मुझे कुछ स्पाइसेस और चॉकलेट्स खरीदना है। ठीक है, बट मेरे पास अभी मनी नहीं है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए को कि आप मुझे चॉकलेट्स दे दो, मैं आपको 2 मंथ के बाद, और बी को मैंने बोला कि आपको मैं 3 मंथ के बाद, और सी को मैंने बोला 4 मंथ के बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, आप मुझे अभी दे दो, मैं बल्क में आपसे सामान ले रही हूँ तो आप मुझे थोड़ा क्रेडिट दे दो, आप मुझे थोड़ा उधार दे दो। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने चॉकलेट भी दिया, स्पाइसेस भी दे दिए और मोमोज भी दे दिए। ठीक है, तो ये तीनों को, अब मैंने इन तीनों से कुछ क्रेडिट लिया, उधार लिया है, और इन तीनों को मुझे पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है, बोझ है, इसका मतलब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का कौन सा टर्म है, तो ये सभी हो गए मेरे क्रेडिटर। क्या हो गए, ये सभी मेरे क्रेडिटर। कौन हो गए मेरे क्रेडिटर, ए, बी और सी। क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर दोज पर्सन, क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स विच वी हैव टू पे। ओके, वी हैव टू पे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उनसे उधार लिया और हमें उन्हें पैसे चुकाने हैं। ठीक है, जिन्हें हम पैसे चुकाएंगे वो होंगे क्रेडिटर। क्यों हम उन्हें पैसे चुकाएंगे, क्या हम लोगों ने उनसे परचेस किया है या सेल किया है, उनको क्या किया है, तो हम लोगों ने उनसे क्या किया था बच्चों, हम लोगों ने तो उनसे परचेस किया था, वो भी क्रेडिट में। कैसे किया था, क्रेडिट में परचेस किया था ना। क्या लिया था, चॉकलेट लिया था, स्पाइसेस लिए थे और स्टीम्ड मोमोज लिए थे। ठीक है, स्टीम्ड मोमोज। तो क्रेडिटर्स ये तीनों हो गए हमारे क्रेडिटर, और इनसे हम लोगों ने किया क्रेडिट परचेस। ठीक, अब सपोज ये हो गया। अब एक और अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, हमारा बिजनेस बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें मोमोज का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। ठीक है, बट जो ऑर्डर देने वाला है उसने कहा कि आपको हमें देने हैं मोमोज। ठीक है, कितने देने, ये मे बी आपको मुझे 100-200 मोमोज देने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 100-200 मोमोज दे दूंगी, 100 मोमोज मैं आपको दूंगी। ठीक है, बट उसने कहा कि हम अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हम आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हम आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, हम आपसे इतने सारे माल ले रहे हैं, इतना सारा सामान ले रहे हैं, हम आपको अभी थोड़ा एडवांस दे रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा जो है डील दे रहे हैं हमें, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया क्रेडिट सेल। क्या किया, क्रेडिट सेल बेचा हम लोगों ने क्रेडिट में। अब जिस इंसान को मैंने बेचा है
उससे मुझे पैसे लेने हैं। कब लेने हैं? 1 महीने बाद। तो ये जो इंसान मे बी कौन था वो इंसान? मिस्टर ए। मिस्टर ए हो गया हमारा डेटर्स। इसको हम लोग डेटर्स प्रोनाउंस करेंगे। बी जो है वो साइलेंट होगा, इसको डेबिटर्स प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? डेटर्स। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया बच्चों? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, 4 टर्म्स सीखे हम लोगों ने। अगर हम लोग किसी से क्रेडिट परचेस करते यानी उधार में चीजें खरीदते हैं, तो जिन लोगों से खरीदते हैं उन्हें वापस चुकाना है, तो वो होंगे हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है क्योंकि उन्हें हमें पेमेंट चुकाना है और वो हमारा क्या है? बोझ है, हमारा टेंशन है। तो जो टेंशन है वो लाइबिलिटी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। अब जिनको हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया है वो क्या है? हमारे डेटर्स हैं, उनसे हमें पैसा लेना है, हमारे पास पैसा आएगा, वो हमारा बेनिफिट है। इसका मतलब डेटर्स क्या है? डेटर्स हमारा एसेट है। डेटर्स हमारा एसेट है। क्या वो नहीं समझ आ रहा तो उसको रहने देंगे, बट हमें 4 टर्म समझ आ गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस। ठीक है, हमें इनको साइमल्टेनियसली याद रखना है। जब भी क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिट परचेस की बात आएगी, जब भी डेटर्स होगा तो क्रेडिट सेल की बात आएगी। इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। नेक्स्ट 2 और टर्म्स हैं, देखेंगे, अभी तो बहुत सारे हैं। ट्रेड पेबल क्या होता है? ये टर्म बार बार आएगा। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रेड पेबल इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ये क्या होता है मैम? बिल्स पेबल कौन सी चीज है? क्रेडिटर तो चलिए हमें समझ आ गया, अभी अभी हमने समझा था। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। देखो बहुत ही आसान है। क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना है, पे करना है, ठीक है। उसी तरह से बिल्स पेबल क्या होता है? तो बिल्स क्या होते हैं? जब हम लोग बहुत बड़े अमाउंट में किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, किसी से उधार लेते हैं तो उसको देना भी पड़ता है। तो मे बी वो बंदा जो है वो मुझे नहीं जानता और उसने क्या किया, उसने एक स्टाम्प पेपर निकाला या फिर मे बी एक डॉक्यूमेंट निकाला, उसने मुझे साइन करवाया कि आपको 1 ईयर के बाद इतना अमाउंट मुझे पे करना है। अगर आप नहीं करोगे तो मे बी मैंने कुछ उसके पास सामान रखा हो जो वो ले, कोलैटरल रखा हो जैसे घर या फिर कुछ भी, तो वो कहेगा कि आपने मुझे मेरे 5 लाख रुपए नहीं दिए, मैं आपका ये सामान जो है वो आपसे ले लूंगा, ठीक है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट होता है बिल्स पेबल, बिल्स मतलब डॉक्यूमेंट, तो जब एक डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन करवा लिया जाता है कि आपको ये अमाउंट ऑफ मनी पे करना है तो वो हो जाता है बिल्स पेबल। उसी तरह से अगर आपने किसी को अगर दिया है कोई सामान और आपको उससे रिसीव करना है तो आप क्या करोगे? आप भी एक डॉक्यूमेंट पे आप भी चालाक हो, क्या है ना, अब हम भी चालाक हो गए। अब क्योंकि हम लोगों ने जब किसी से लिया था तो उसने एक डॉक्यूमेंट में साइन करवाया, तो हम भी किसी को देंगे तो हम भी डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया कि हमें इतना पैसा जो है 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस इंसान से लेना है, अगर वो नहीं लेगा तो हम ये एक्शन लेंगे। तो वो हो गया हमारा बिल्स रिसीवेबल। क्या हो गया वो? बिल्स रिसीवेबल। तो ये है हमारा बिल्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई भी एविडेंस या प्रूफ जिसपे आप साइन करवा के या आप इसे एज ए एविडेंस यूज करोगे। तो जब क्रेडिटर क्या होता है? जिनको हमें पे करना होता है, और बिल्स पेबल भी क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जिन्हें हमें पे करना होता है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा ट्रेड पेबल। और डेटर्स क्या? जिनसे हमें पैसा लेना है, और बिल्स रिसीवेबल जिनसे हमें क्या, जिनसे वो बिल्स जिनको हमें रिसीव करना है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं कि ट्रेड पेबल क्या है? ये भी तो लाइबिलिटी है। जब क्रेडिटर लाइबिलिटी थी, बोझ थी, हमें चुकाना है, तो बिल्स पेबल भी तो लाइबिलिटी है, तो ये भी लाइबिलिटी है। और इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या? एसेट हो गए। क्यों? क्योंकि हमें पैसा लेना है, हमें बिल्स लेना है, इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया? हमारा एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब एक और टर्म सीखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ओनर जो था यानी मैंने क्या किया, अपने बिजनेस, मेरा मोमोज का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत सक्सेस हो रहा है, आप लोगों की दया है, कृपा है। तो फाइनली इस दया और कृपा के कारण मेरा मोमोज का बिजनेस चल पड़ा। और अचानक से मेरे घर में मेरे भैया की शादी है, ठीक है, मेरे भैया की शादी में मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि बिजनेस से क्यों ना मैं 2 लाख रुपए ले लूं, ठीक है। बिजनेस से मैंने 2 लाख रुपए ले लिया
अपने पर्सनल यूज के लिए। भैया की शादी है तो पर्सनल यूज है मेरा, है ना। बिजनेस का तो कोई काम नहीं, बिजनेस को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और अभी आप लोग डिफरेंट कंसेप्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सीखोगे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत बिजनेस अलग चीज होती है और ओनर अलग चीज होती है। बिजनेस और ओनर का कोई रिलेशन नहीं होता है आपस में। ओनर बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए उसमें पैसा डाल सकता है, लेकिन अगर वो डालता है तो वो बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए है, वो उसको बिजनेस से मतलब है। लेकिन ओनर अगर अपने लिए पैसा निकालता है तो बिजनेस अलग हो गया, ओनर अलग हो गया, दोनों का ट्रीटमेंट अलग करना है, ठीक है। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि व्यापार में और पैसे में कोई किसी का भाई बंधु नहीं होता है, तो उसी तरह से यहाँ हमारे बिजनेस और ओनर में भी कोई भाई बंधु नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो बिजनेस शुरू किया, चलो कुछ पैसे निकाल लेते, बिजनेस को पता नहीं चलेगा, नहीं, बिजनेस को सब पता है, ठीक है। तो हमारा ओनर जो है उसने पर्सनल यूज के लिए जो 2 लाख रुपए निकाले, ये किस टर्म से हम डिनोट करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। ये है हमारा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, हमेशा याद रखिएगा पर्सनल यूज जो है वो हमेशा आपके अकाउंटिंग जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें मेंशन रहेगा कि जब भी बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकाला जाएगा वो होगा आपका ड्रॉइंग्स। इसको हमेशा याद रखेंगे। ड्रॉइंग्स क्या होंगे, ड्रॉइंग्स आर दोज वैल्यू इन योर ट्रांजैक्शन दैट यू आर विथड्रॉइंग फ्रॉम योर बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ योर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से निकालोगे, क्लियर। रिसीप्ट्स का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें आपको मिली है या मिलने वाली है। अगर आपने सेल किया है तो आपको मनी मिलेगी, अगर आपने सेल नहीं किया है, मे बी आपने परचेज किया है तो आपको कुछ सामान मिलेगा, ठीक है। यही चीजें हो सकती हैं। रिसीप्ट मतलब आना, एक्सपेंड मतलब जाना, एक्सपेंसेस मतलब आपने खर्च किया, आपके हाथों से चला गया, रिसीप्ट मतलब आपके पास आया। तो रिसीप्ट जो होते हैं those things which are received or receivable। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, ठीक है। तो रिसीप्ट जो होते हैं वो 2 तरह का होगा, एक होगा कैपिटल रिसीप्ट और दूसरा होगा रेवेन्यू रिसीप्ट। अब ये क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल का मतलब तो हमें पता है, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, क्या वही है यहाँ पे। हाँ, तो बच्चों रिसीप्ट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक है कैपिटल रिसीप्ट, दूसरा है रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है देखेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब पहले समझ ले, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या दोनों एक होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है आय, यानी आपके पास कितना पैसा आया है, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ, यानी आपने कितना लाभ किया है। पहले हम दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट। अक्सर बच्चे इन दोनों ही टर्म्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। देखो, हमारा मोमोज का बिजनेस था, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 10 मोमोज बनाए, ठीक है। 10 मोमोज बनाए हम लोगों ने, और 10 मोमोज जो बनाए उसके लिए मेरे को 10 रुपए का खर्च आया। मेरा कॉस्ट कितना हुआ, 10 रुपया। मैंने 10 रुपए के 10 मोमोज बनाए, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मोमो पे 2 रुपीज प्रॉफिट करके एक मोमो को मैंने क्या किया, 3 रुपए में बेचा। एक मोमो का कॉस्ट मेरा 1 रुपया है, ठीक है। 1 रुपीज पर मोमो, और टोटल मैंने कितने बेचे, 10, तो 10 रुपए हो गए, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट मैंने रखा एक मोमो पे, हम क्या करेंगे, मान लो 1 ही रुपए प्रॉफिट लेते, ठीक है, या 2 रुपए भी ले लो, मान लो रुपीज 2 पर मोमो, ये हमारा प्रॉफिट है। यानी कि हम कितना रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, 20 रुपए, ठीक है। 10 रुपए का मोमो, 20 रुपए का प्रॉफिट बेचेंगे, कितना रुपए आएगा मेरे पास टोटल, मेरे पास टोटल आएगा 10 + 20 यानी 30 रुपीज आएगा मेरे पास।
₹10 का तो मैंने अपना खर्च करके मोमो तैयार किया और उसको जब बेचा तो मुझे ₹20 प्रॉफिट आया, यानी कि ₹30 मेरे हाथ में टोटल आ गया। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा रूल क्या बनेगा? मैथ्स की तरह अकाउंट्स में भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें अपने कंसेप्ट से बनाने होते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है। तो रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक पे, इस एग्जाम्पल को भी। तो रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू यानी कि आपका जितना कॉस्ट और आपका जितना प्रॉफिट है, यानी आपने जब सेल किया अपने बिजनेस में तो आपके हाथ में कितना पैसा आया, दैट विल बी योर रेवेन्यू। एंड प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, यानी आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट जो होता है उसमें आपको, वो आपके बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देता है, वो आपका अपना जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं रिसीट्स। Capital receipts are those receipts which have their existence for more than 1 year. ठीक है, ऐसे receipts which gives benefit for more than 1 year. Example, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। कैसे मैम? समझ ही नहीं आया हमें तो, है ना। कैपिटल यानी कैपिटल रिसीप्ट क्या होगा? ऐसे रिसीप्ट जो आपको लंबे समय के लिए, कितने लंबे समय के लिए? 1 साल कम से कम होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपको वो प्रॉफिट देंगे, बेनिफिट देंगे। ठीक है, जैसे लैंड, अभी मैंने अपने मोमोज के बिजनेस के लिए लैंड खरीदा है, क्या ऐसा होगा कि 1 साल के अंदर ही अंदर मैं उसे बेच दूं या खत्म कर दूं? होगा। मोमोज की मैंने जो भी अपनी स्टॉल खड़ी की है वो क्या 1 साल के अंदर अंदर उसको खत्म कर दूंगी? अगर मेरा बिजनेस नहीं भी चलता है तो भी उसको तो खत्म नहीं करेंगे। 1 साल के अंदर अंदर मुझे वो वैल्यू कैसे मिलेगा? लैंड का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता है, मैं उसे 2, 4 साल, 5 साल बाद बेचूंगी, वो अच्छा मुझे वैल्यू जनरेट करके देगा। इसके अलावा फर्नीचर, अब मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा अपने मोमोज के शॉप के लिए, ठीक है, मैंने अलमीरा खरीदा, मैंने डेस्क खरीदा, क्या मैं उसे 1 साल के अंदर अंदर बेच दूंगी? नहीं बेचूंगी। क्यों बेचूंगी? अगर मेरा बिजनेस नहीं भी चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इनफॉर्चुनेट बात है, अगर मैं मान लेती हूँ तो भी मैं क्या करूंगी? अपने अलमीरा वगैरह को किसी और काम में यूज करूंगी। उसे इतना जल्दी नए चीज को, अपने फर्नीचर को तो बेचा नहीं जा सकता ना। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सभी चीजें हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, इसीलिए ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट हुए। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट्स विच गिव्स अस द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से भी ज्यादा हमें क्या देते हैं? हमें हमारा प्रॉफिट देते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? चलो देखते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स, दोज रिसीप्ट्स which gives benefit for less than 1 year, जो हमें 1 साल से कम समय के लिए जो चीजें मिली होंगी वो सभी क्या होगा? हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स। क्या ये लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, याद है स्टीम्ड मोमोज के लिए स्पाइसेस खरीदते थे हम लोग, चॉकलेट खरीदते थे, गैस खरीदे हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर। अब ये सब चीजें आप लोग मुझे बताइए, क्या स्पाइसेस को मैं 1 साल तक रख सकती हूँ? वो तो खराब हो जाएगा। चॉकलेट रख सकते हैं, गैस सिलेंडर 1 साल तक एक ही गैस सिलेंडर चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। ये सब क्या है? ऐसे रिसीप्ट्स हैं जो हमें 1 ईयर से कम समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, मे बी 2-3 महीने के लिए हमें बेनिफिट देंगे। ठीक है, लेकिन 1 साल से ज्यादा इनका नहीं होगा, इससे पहले ही ये खत्म हो जाएंगे। तो ये है हमारा कैपिटल रिसीप्ट, ये हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट। ये कम से कम 1 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, और ये
कम बेनिफिट देगा, 1 ईयर से कम बेनिफिट देगा। समझ आ गया? आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। अगर रिसीट नहीं आता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टर्म हमारा होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अमाउंट स्पेंट टू अक्वायर एसेट्स, अपने एसेट्स को खरीदने के लिए जो खर्च हम करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अपने एसेट्स को खरीदने के लिए आप जो एक्सपेंसेस करते हो, ये भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से सेम टर्म है, कोई डिफिनेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, मोर देन 1 ईयर होगा, इसको मोर देन 1 ईयर रखेंगे, और ये क्या होगा, लेस देन, सॉरी ये होगा लेस देन 1 ईयर। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल होंगे सच एज कंप्यूटर, अपने मोमोज के शॉप में जो भी डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर इंस्टॉल करवाया। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टॉल कराया, उसके बाद हम लोगों ने मे बी फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदना है, उसमें जो एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, आप कहोगे कि मैम ये तो सेम एग्जांपल्स है, ये सेम एग्जांपल है, बट यहाँ पे हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्नीचर खरीदने पे मनी गया है, तो मनी एक्सपेंस है, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पे फर्नीचर की ही बात हो रही थी, फर्नीचर हमारा रिसीप्ट था। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, एग्जांपल सैलरी दिया हम लोगों ने, वेजेस दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये सब देते हैं ना, शॉप चलाने देना तो पड़ेगा ही। तो हमारा कंप्यूटर और फर्नीचर खरीदने के लिए हम लोगों ने जो मनी एक्सपेंस किया वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और फर्नीचर तो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करेगा, और सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब तो हमें मंथली देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने डिले कर सकते हैं, लेकिन देना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय के 1 साल का सैलरी नहीं दो तो वो भाग जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें क्या होगा, हमेशा डेली ऑक्यूरेंसी से देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर पढ़ा, तो अब ये एक्सपेंसेस क्या चीज है, एक्सपेंसेस मतलब भी खर्च होती है, एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्च होता है। यस, यू आर राइट, बट इट इज सिमिलर टू द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जिस तरह से रेवेन्यू का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से आपका आय या प्रॉफिट ही होता है, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आएगी वो रेवेन्यू है, और उसमें जो मार्जिन आप रखते हो प्रॉफिट के लिए वो आपका प्रॉफिट है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर मतलब, एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या लिखवाया था मैंने, जो 1 लाइनर्स लिखी, अमाउंट स्पेंड टू अक्वायर एसेट्स, है ना, जो एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब खरीदने के लिए हम जो एक्सपेंस करेंगे वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन एक्सपेंस क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का मोमोज बना रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, 20 रुपीज का। तो ये जो 10 रुपए का मोमोज हम बना रहे हैं, ये हमारा कॉस्ट होगा। इस कॉस्ट को, इस 10 रुपए के मोमोज को बनाने के लिए हमें क्या क्या खर्च करना पड़ा होगा, तो हमें क्या लाना पड़ा होगा, हमें फ्लोर लाना पड़ा होगा, हमें वेजीज लाने पड़े होंगे, है ना, हमें वाटर लगा होगा, स्टील लगी होगी। तो ये सब चीजें जो हम लोगों ने जाकर मार्केट से खरीदा, उसके लिए एक अमाउंट ऑफ मनी मैंने दिया, कितना दिया, तो भाई हमें तो टोटल 10 रुपीज ही लगा था इन सब चीजों को खरीदने में, तभी तो हमारा कॉस्ट 10 आ रहा था ना। ठीक है, तो हम लोग बहुत छोटे से अमाउंट में क्या कर रहे थे, मोमोज बना रहे थे। तो ये जो 10 रुपीज जनरेट किया हम लोगों ने क्या करने के लिए, अपना सामान बनाने के लिए, वो हमारा एक्सपेंसेस है, यानी कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही है। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप मान के रखेंगे एक्सपेंस क्या होता है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितना खर्च हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे 30 रुपए जनरेट करने के लिए हम लोगों ने जो 10 रुपए खर्च किए वो हमारा हो गया कॉस्ट, ठीक, कॉस्ट या एक्सपेंस। ठीक है,
तो एक्सपेंस को दो भागों में बांटा गया है। कौन से? एडवांस एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग या ड्यू एक्सपेंसेस। प्रीपेड को एडवांस भी कहते हैं और आउटस्टैंडिंग को ड्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे इसका मतलब क्या है। अभी मोबाइल चलाते हैं, नो डाउट, है ना। इन द एज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एवरीवन नोज हाउ टू हैंडल मोबाइल, राइट। तो प्रीपेड हम लोगों ने हमेशा, पहले क्या होता था या अभी भी होता है, हमें ऑफर्स आते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में क्या होता है, मुझे जियो का कॉल आया, तो जियो वाले ने मुझे कहा कि मैम आपके पास एक प्रीपेड ऑफर आया है, आप अगर इस महीने का रिचार्ज तो करवा रही हैं, इसके साथ साथ अगर आप आने वाले मंथ का भी रिचार्ज करवा लेंगी तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो रिचार्ज तो करवाना ही होता है हर महीना, तो क्या हुआ, चलो अगले महीने का भी इस महीने करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हमारा अप्रैल है, आने वाला मंथ है मई, तो मैंने क्या किया, अप्रैल का तो 150 का रिचार्ज कराया ही, मई वाला भी करवा लिया। तो इस मंथ में मैंने टोटल कितने पे कर दिए, 300 रुपीज मैंने इसी महीने पे कर दिया। ठीक है, तो आप लोग बताइए, मैंने आगे वाले मंथ का जो पहले ही पे कर दिया, इसको क्या हम एडवांस बोलेंगे, इसको क्या हम प्रीपेड बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। एडवांस एक और चीज, एक और तरह से हम लोग क्या समझ लेंगे, मान लो आपने किसी चीज का ऑर्डर दिया, ठीक है, मान लो मैंने आपके दुकान में, मोमोज की दुकान में आके कुछ एक इंसान ने ऑर्डर दिया कि मुझे इतना मोमोज चाहिए, ठीक है, और उसने क्या किया, एडवांस पेमेंट किया कि कहीं मैं जो ऑर्डर बनाऊंगी वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, तो उसने क्या किया, मुझे 2-3 हजार रुपए दे दिए एडवांस। तो उसने क्या किया, ऑर्डर तो वो बाद में लेगा, लेकिन उसने मुझे पहले ही पेमेंट कर दिया। आने वाले समय का, फ्यूचर का जो टाइम होता है, उसका पेमेंट जब पहले ही कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है प्रीपेड या एडवांस। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को, प्रीपेड या एडवांस यानी आने वाले टाइम का जो पेमेंट पहले कर दिया जाएगा उसे हम प्रीपेड या एडवांस कहेंगे। हम लोग अपने रिचार्ज वाले एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, अप्रैल का तो रिचार्ज कराया ही, साथ ही साथ आने वाले मई मंथ का भी रिचार्ज इसी महीने करवा लिया, तो ये क्या हो गया हमारा प्रीपेड। कितना प्रीपेड हुआ यहाँ पे 300 प्रीपेड नहीं हुआ, 300 इज द टोटल एक्सपेंस, लेकिन प्रीपेड कितना हुआ 150 रुपए, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग या ड्यू एक्सपेंसेस। ड्यू यानी जो बकाया है, जो बाकी है। ठीक है, सपोज करिए आप लोग किराने की दुकान पे गए, किराने की दुकान में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक जो है मंथली चीजें लाना जो होता है वो बंधा हुआ होता है। तो किराने की दुकान पे आप गए, ठीक है, आपका क्या है, आप हर मंथ जो है जाते हो 1000 रुपए का सामान लेते ही लेते हो, ठीक है, मंथली। तो आपने जो अप्रैल महीने का सामान लेने गए, तो अप्रैल के पहले आता है मई और इसके पीछे क्या आता है, मार्च। ठीक है, तो आप जब अप्रैल का सामान लेने गए, तो अप्रैल का तो आपने 1000 रुपए का सामान लिया, लेकिन मार्च का आपका 1000 रुपए का सामान ड्यू था। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, आपने बंधवा के रखा हुआ है कि आप जिस महीने का सामान लोगे उसके पिछले मंथ का सामान ड्यू रहता है और वही आप दे देते हो। ठीक है, यानी आपने 1000 रुपए का सामान तो लिया है, लेकिन इसको पे नहीं किया। आपने किसको पे किया, आपके प्रीवियस मंथ का मार्च का 1000 रुपए का जो सामान था वो था ड्यू। क्या था, ड्यू। ऐसे ड्यू करके उसके खाते में लिखा था कि मार्च का ये सामान लेके गया, इसने पे नहीं करा है, तो ये आपने अभी दिया। ठीक है, दे दिया। अब मान लो, या तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये प्रेजेंट मंथ का भी देना है और प्रीवियस का जो ड्यू है वो भी देना है, तो आप क्या करोगे, टोटल 2000 रुपए दे दोगे उसको। 2000 क्यों दिए, इस महीने का 1000 और पिछले महीने का जो बकाया था वो था 2000। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग या ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब बकाया होता है, यानी जो बचा हुआ है, जो आपने बाकी लगाया हुआ है। क्लियर? इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिए। एग्जाम्पल अगर याद रहेगा तो आपको टर्म्स और जब उसका मीनिंग एग्जाम में लिखना होगा तो आराम से याद आ जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल्स को हम लोग दिमाग में बार बार रोटेट करेंगे, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन बिना एग्जाम्पल के दिमाग में नहीं आने वाला है। अगर आप
आपको एग्जाम्पल याद है तो आप वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करके बना के लिख सकते हो, रादर देन कि आप क्या करो उसको रटो। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट यानी छूट। हम सभी जाते हैं बाजार में, मॉल में, कहीं पे भी, तो सबसे पहले अगर हमारे पास लिमिटेड मनी होता है तो हम बोलते हैं भैया डिस्काउंट है, मोबाइल पे डिस्काउंट है, हम इतना सामान लेंगे डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या है और इसका कितने टाइप्स हैं वो देखेंगे। डिस्काउंट यानी छूट। डिस्काउंट क्या होता है, वो आपका डिस्काउंट यानी छूट होता है, यानी वो दुकानदार आपको देता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका सेल बढ़ता है, इसीलिए उसे तो बच्चों डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। मान लो आपकी मोमोज की बिजनेस थी, ठीक है, मोमो वाला आया, एक आया कस्टमर और उसने कहा कि आप मुझे 1000 पीस के मोमोज दे दो, 1000 पीसेस ऑफ मोमोज। ठीक है, पता नहीं इतना क्या करेगा, शायद उसके घर में शादी होगी इसीलिए 1000 पीसेस बंटवाएगा जो भी हो। तो 1000 पीसेस ऑफ मोमोज उसने ऑर्डर किए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपका मैडम मैंने 1000 पीसेस मोमो लिया है। ठीक है, अब आप मुझे डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं बताओ। अगर आप मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे तो मैं आपके यहाँ से नहीं लूंगा। मैंने कहा रुक जाइए भैया, रुक जाइए, आप इतने सारे मोमोज ले रहे हो, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। कितने परसेंट दूंगी? 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो भैया ने बोला ठीक है, मैं आपको पे कर देता हूँ 1000 का 10%, यानी 100 रुपीज आपके हो गए डिस्काउंट। 100 रुपीज क्या हो गए? डिस्काउंट। तो आपने पे कितना करा? आपको पे करने हैं 900 रुपीज। ठीक है, तो उन भैया ने मुझे 900 रुपीज पे किया, मैंने उनको 1000 रुपीज दे दिया। ठीक है, यहाँ पर 1000, हाँ, तो 1000 रुपीज के, रुपीज 1000 के जो हमारे मोमोज थे, 1000 रुपए के मोमोज थे। यहाँ पे पीसेस या मोमोज जो भी आप लोग मान लो। ठीक है, हमारा वैल्यू 1000 है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब भी कोई होलसेल तरीके से या बल्क में आपका गुड्स क्या होता है, वो सामान जिसके लिए आपका बिजनेस है। ठीक है, आपका गुड्स जो है जब कोई बल्क में या बहुत बड़े पैमाने पे खरीद रहा होता है तो आप क्या करते हो, उसको एक डिस्काउंट देते हो। ठीक है, वो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट समझ आया? ट्रेड डिस्काउंट जब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपसे आपका गुड्स खरीद रहा हो तब आप उसको ट्रेड डिस्काउंट दोगे। कैश डिस्काउंट क्या होगा? कैश से ही समझ आ रहा है मैम, इसमें बताना क्या है। कैश यानी जब कोई कैश पेमेंट करेगा, क्रेडिट का धंधा नहीं, क्रेडिट नहीं चाहिए, कैश दो, डिस्काउंट ले जाओ। तो इससे क्या होगा, हमारी जेब में जितने कैश होंगे हम सब निकालेंगे और बोलेंगे अभी कैश दे देते, कुछ पैसे जो है डिस्काउंट मिलेंगे। चलो, तो 1000 रुपए के मान लो मैंने एक कुछ कपड़े खरीदे। ठीक है, अभी वहां पे लिखा हुआ था कि आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे 20% डिस्काउंट ऑन कैश। तो चलो डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट 1000 का 20%, वी ऑल नो ₹200। ठीक है, अब हमें पे कितना करना है? 800। 1000 माइनस 200। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट आपने क्यों दिया? ये डिस्काउंट आपने दिया क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कैश में आपने कहा कि मैं अगर कैश में बेचूंगा तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 20%। तो आपका ये डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कैश में लेन देन हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपने दिया। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है? बेसिक डिफरेंस पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो हम क्या लिखेंगे, कैश डिस्काउंट को, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट को नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ये जो 100 रुपीज का डिस्काउंट आप देख रहे हैं, ये जो 100 रुपीज का डिस्काउंट का वैल्यू है, इसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे या फिर कुछ भी कोई भी अकाउंट बनाएंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके, उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 100 रुपीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करेंगे? डायरेक्ट 900 रुपीज बस। लेकिन कैश डिस्काउंट में क्या होता है? इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, क्या है हमारा कैश डिस्काउंट? 200 रुपए। इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि 1000 रुपीज का हमने सेल किया, 200 का डिस्काउंट है, इसीलिए 800 रुपीज मिला। तो यहाँ हमें तीनों एलिमेंट दिखाने हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 900 ही दिखाना है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर जो 200 रुपीज का डिस्काउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कैश डिस्काउंट इज गोइंग टू रिकॉर्ड ऑन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट is not going to be recorded in your books of accounts. Clear? This is the और सेल, ये तो बहुत आसान है। परचेज मतलब जो चीजें हम खरीदेंगे वो हमारा परचेज, और सेल मतलब जो बेचेंगे वो सेल। अब इसके साथ साथ एक क्या टर्म आएगा? परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हम जो स्टोरी बनाएंगे उस स्टोरी से ही याद रखेंगे टर्म को, ठीक है। सेल जो है ये है हमारा सेल रिटर्न, यानी रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अब इसको समझते हैं। परचेज यानी जो हमने खरीदा, परचेज रिटर्न यानी जो हमने खरीद कर वापस कर दिया। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 1000 रुपए का क्लोथ खरीदा, ठीक है। क्लोथ खरीदे, गारमेंट्स खरीदे, मे भी हमने एक जैकेट खरीदा 1000 रुपीज का, ठीक है। वो डिफेक्टिव निकल गया, हम लोगों ने उसे रिटर्न करना चाहा, तो हम लोगों ने जो खरीद के रिटर्न किया जैकेट, वो क्या हो गया? परचेज रिटर्न। इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड क्यों पड़ा? रिटर्न आउटवर्ड, आउट मतलब जाना। मेरे पास जो जैकेट आया वो जा रहा है, आउट हो रहा है, तो वो क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक है। जबकि सेल, मैंने बेचा, अब मैं बेच रही हूँ, ठीक है। क्या बेच रही हूँ? मे बी मैं ट्रैक सूट बेच रही हूँ, ठीक है। ट्रैक सूट जो बेसिकली एक तरह का यूज करते हैं हम लोग जॉगिंग करने के टाइम में, तो वो ट्रैक सूट मैं बेच रही हूँ, तो वो जो है मैंने बेचा, ठीक है। वो डिफेक्टिव निकल गया या मे बी पसंद नहीं आया कस्टमर को, तो उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? सेल रिटर्न। मैंने सेल किया था, मेरे पास वापस आ गया, तो सेल रिटर्न। अब ये रिटर्न इनवर्ड क्यों पड़ा? मैंने सेल किया था, मेरे पास से चला गया था, पर मेरे पास वापस आ गया। हमेशा खुद को फोकस करेंगे, खुद को फोकस करके कंसेप्ट बनाएंगे। रिटर्न इनवर्ड क्यों है? मैंने सेल किया था, मेरे पास वापस आ गया, इन हो गया, इसीलिए इनवर्ड। और परचेस रिटर्न आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि मैंने परचेस किया तो मेरे पास से जा रहा है, इसीलिए आउटवर्ड। समझ आ गया? रिटर्न आउटवर्ड क्यों? क्योंकि मैंने परचेस किया था, मेरी तरफ से आउट हो रहा है, इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न। और सेल रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, यानी मैंने जो सेल किया था मेरे पास वापस आ गया, इन हो गया। अब यहीं से हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। वाउचर, ठीक है। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर में आता है आपका बिल्स, इनवॉइस, ठीक है। ये क्या होता है? जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें वो बिल निकाल के देता है, मैम आपका इतना 1000 रुपए हो गए, पे करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, वहां भी बिल मिलता है, ज्वेलरी शॉप में वहां भी मिलता है। तो ये क्या होते हैं? ये सभी वाउचर के अंदर ही आते हैं। वाउचर क्या होते हैं? ये होते हैं एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस डॉक्यूमेंट्स जो कंफर्म करते हैं कि यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे सेल और परचेज हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? वाउचर कहलाते हैं, ठीक है। वाउचर्स और बिल्स, एग्जाम्पल क्या है इसके? बिल्स, इनवॉइस, और ये क्या होते हैं? एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बैड डेब्ट। यहाँ भी डी जो है वो साइलेंट रहेगा। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट का मतलब होता है दिवालिया होना। दिवालिया होना मतलब हमारा जो मोमोज का बिजनेस था, जिसमें हम लोगों ने 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, याद आ रहा है? 5 लाख खुद से किए थे और 2 लाख जो है वो उधार लेकर किए थे। पूरा 7 लाख का एसेट था हमारा। वो क्या हो गया? धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल डूबता गया और फाइनली क्या हुआ? फाइनली हमारा पूरा बिजनेस क्या हो गया? खत्म हो गया।
हमारे बिजनेस का दिवालिया हो गया, बैंक के लोन्स अलग से हो गए, कस्टमर्स के पेमेंट्स जो है वो कस्टमर्स नहीं सॉरी क्रेडिटर्स को पैसा देना है, बैंक के लोन्स जो है चुकाने हैं, सब कुछ है, बहुत सारा है, बिजनेस चल नहीं रहा, बिल्कुल बिजनेस ठप पड़ गया है। ये सब क्या है, बैड डेब्ट। हमारा पूरा 7 लाख रुपया जो है वो हो गया बैड डेब्ट। हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो गया, बिजनेस का दिवालिया निकल गया, बिजनेस जो है वो पानी में चला गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने केसेस सुने थे वेस्ट बंगाल में, शारदा केस, नारदा केस। ठीक है, ये सब केसेस क्या थे, जो भी बिजनेस में कंपनी ने, जो भी प्राइवेट कंपनीज ने लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, वो क्या हो गया था, वो कंपनी ही डूब गया था, वो बिजनेस क्या हो गया था, उसका बैड डेब्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था, इसीलिए वो कंपनी बंद हो गई और लोगों के पैसे जो है वो चुका नहीं पाई, लोगों के भी पैसे चले गए। तो बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया होना, यानी बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाना, यानी आपके पास अब कुछ भी नहीं बचता है, यानी किसी भी चीज का कमी होना या वृद्धि होना, सॉरी उसकी उसकी उसमें वैल्यू में गिरावट होना। जैसे आप लोगों ने क्या किया, 10,000 का मोबाइल खरीदा, ठीक है, 10,000 मैंने कम ही बोल दिया, चलो आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा, ठीक है, एकदम नया वाला जो भी अभी न्यू लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो आपने 20,000 का मोबाइल परचेज कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने उसको जम के 2-3 साल इस्तेमाल किया, कर लिया। ठीक है, अब मम्मी ने बोला कि अगर न्यू मोबाइल चाहिए तो इसको बेच दो। अब हम मार्केट में इसे जब बेचने जाएंगे तो क्या ये 20,000 में बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, है ना। अब क्या होगा, ये मे बी अब 10,000 में बिके या 15,000 में बिके, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट 20,000 में तो कभी नहीं बिकेगा। क्यों? तो ये जो वैल्यू में जो गिरावट आया 10,000 का, ये क्या है, यही है हमारा डिप्रिसिएशन। ये क्या है हमारा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या होती है, जो भी समय के साथ आपके एसेट में, समय के साथ आपके एसेट में जो गिरावट होती है, जो क्षय होता है, उसे हम क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। Regarding this video, I wanted to tell all of you something that these all videos, ये जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, ये जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे, इसके अलावा सीबीएसई, आईसीएसई के बच्चे जो भी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्लास 11 में या शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए, या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो क्लास 9 में शुरू कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियोस जो है, लेक्चर्स जो है वो हेल्पफुल होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो कमेंट पे मेंशन करिए, अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी करिए उसको। और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि ये चीज़ें मैं कवर करूं, ये टॉपिक्स मैं कवर करूं, तो मैं उस चीज़ को फॉलो अप करूंगी। थैंक यू।